नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो अब रिसेंटली तो सबसे जो क्लोजेस्ट हमसे न्यूज़ है, विच इज़ अबाउट मोदी जी का जो विज़िट है ऑफ अमेरिका और ट्रंप के साथ में जो उनकी बातें हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से निकल के आई है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे उसमें भी एस्पेक्ट्स हैं अलग-अलग, और आपने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपने लेयर्स थे कुछ, उन्हें पील ऑफ किया था कि फर्स्ट लेवल पे क्या बातें हुई, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और कुछ चीज़ें आपने बताई थी उसमें। तो मुझे वहीं से शुरू करना है कि ओवरऑल अब तक जो आपने पढ़ा है, जो भी न्यूज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग डू यू थिंक ये एक अच्छा विज़िट था फॉर इंडिया? हाँ, मतलब जब हम इस विजिट को एनालाइज करते हैं तो वी जनरली कॉल द वेरी फर्स्ट विजिट्स एज द स्टॉक टेकिंग विजिट्स। हुँ, तो उसमें एक जनरली रोड मैप क्रिएट किया जाता है। तो रोड मैप क्रिएट करने के टाइम पे ये होता है कि आपके जितने एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आप हुँ, एनालाइज करते हो, और जो चैलेंजेस हैं बायलैटरल टाइज में उनको भी एनालाइज करते हो। तो इन दैट सेंस आई थिंक कि रोड मैप फ्रॉम बोथ द साइड्स वाज प्रीटी क्लियर, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई दोनों देशों को कोई इशू होना चाहिए। ओके। स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कि वेयर डू वी नीड टू टेक द टाइज टू, वी हुँ, हैव अ वेरी क्लियर कट डायरेक्शन, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए भी आई थिंक वी हैव अ वेरी क्लियर कट पाथ अवेलेबल। राइट। एंड इसमें मतलब अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक वो तहव्वुर राना वाली हम्म न्यूज़ आई है, हम्म ये कैसे इंडिया के लिए पॉसिबल हो पाया? बिकॉज़ इसके पहले तो वो एक्स्ट्राडिट करने के लिए मतलब हमें परमिशन ही नहीं मिल रही थी, एंड हम्म। नाउ सडनली एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। नहीं, देखो, उस केस में तफूर राना के केस में ये हुआ है कि देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर बाय एक्सटर्नल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, हुँ, की वो बेसिकली एक्स्ट्राडाइट करना नहीं चाह रहे थे, उसको भेजना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस रन भी करने की कोशिश करी, एंड टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल इन द प्रीवियस रेजिम जो है। हुँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि आफ्टर ऑल जितने भी अमेरिका के कोर्ट्स हैं वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पेश नहीं किया गया उनकी तरफ से, जिसकी वजह से दैट प्ली हैड टू बी रिजेक्टेड। हुँ, एंड आई थिंक कि ये जुडिशियल लेवल पर एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग 2008 से वो केस को लड़ रहे हैं, करेक्ट। 2009 से। और उस केस को फाइनली लड़ने के बाद अब अगर इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिटिगेट करके एक जुडिशियल लेवल पर प्रोब हमारे फेवर में आई है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन फॉर अस। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और ये जो यूएस एड वाला अभी तक चल रहा था हम्म चीज़, नाउ बहुत सारी उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। नाउ जॉर्ज सोरोस भी उसे यूज़ करके हम्म बांग्लादेश में डिस्टेबलाइज कर रहा था, इंडिया में भी बहुत ट्राई कर रहा था। आपने आपके एक वीडियो में कहा भी है कि वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में चल रहा था। नाउ ट्रंप ने तो उसे बंद कर दिया, एलॉन मस्क ने तो उसे ऑलमोस्ट क्रिमिनल ही घोषित कर दिया। बट स्टिल इसके वजह से जो भारत में हो, मणिपुर में जो चीज़ें हुई, बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई, इसे अब हम किस तरह से डील करेंगे? बिकॉज़ नाउ ट्रंप तो उसके अगेंस्ट है, बट जो डीप स्टेट का एक वो इफ़ेक्ट होता है। देखो, डीप स्टेट कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में टूट जाए, बट ये है कि एटलीस्ट जो बिगिनिंग हुई वहां पर कि यूएस एड को डिसमेंटल किया गया, हुँ, उसके प्रोजेक्ट्स को बेसिकली अब स्क्रूटनाइज किया गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, डिक्लासीफाई होगी जब इन्फॉर्मेशन, तो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये मालूम चलेगा कि प्रीवियस रेजिम्स ने क्या क्या हरकतें की हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, खास करके जो ये डीप स्टेट का एक थिंक टैंक इकोसिस्टम जो बना हुआ है इनका पूरे वर्ल्ड वाइड हुँ, इंक्लूडिंग इन इंडिया, तो ये आज की डेट में थोड़ी ना मतलब खुशी भी प्राप्त कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं नहीं, अच्छा है यूएस एड बंद हो गया, डीप स्टेट जो है डिसमेंटल हो रहा है। बट इनको खुशी इस बात की मिल रही है कि ट्रंप इज ओनली हियर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो यूएस एड रिवाइव होगा, उसके बाद जितना भी ये हैरेसमेंट ट्रंप कर रहा है सब रिवाइव हुँ, होगा। बट लेट्स नॉट टेक दीज काइंड ऑफ assumptions, बिकॉज what is likely to happen in the next 4 years is कि इट्स नॉट जस्ट मियरली क्लोजर ऑफ यूएस एड, क्योंकि क्लोजर ऑफ यूएस एड के बाद अगर, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो लोग डिक्लासीफाई करके बताते हैं एक एक कंट्री वाइज लेवल पर कि हुँ, इस तरीके से इन्होंने इंटरफेयर किया है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक रेजिम मान लीजिए 4 साल के बाद दोबारा रीनॉमिनेट होकर कुछ पावर में आता भी है अमेरिका में, तो वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन दोबारा क्रिएट कर पाए। हुँ, बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ दीज काइंड ऑफ डीप स्टेट एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड, ये अगर एक्सपोज हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को एक्सपोज करने में भी, और अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो देन इन दैट केस आई बिलीव कि इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग। राइट। एंड बट मतलब जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मणिपुर में जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, अब तो ख़ैर वहाँ पे सीएम ने रिज़ाइन कर दिया, प्रेसिडेंट्स रूल आ जाएगा। बट जो यूएस आर्मी का एक वो सोल्जर वहाँ पे मिला था, उसका नाम डैनियल स्टीफन कोरनी। तो ये इसके जैसे जो लोग वहाँ पे थे, जो ड्रोन्स वगैरह भी बाँट रहे थे, इनके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा? नहीं, इनके ऊपर एक्शन सिर्फ अभी इस मोमेंट पे तभी लिया जा सकता है जब आप म्यांमार के अंदर एक स्टेबिलिटी लाओ, बिकॉज इस मोमेंट पे
जितना भी यूएस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज थे जो कि बेसिकली वो बांग्लादेश मणिपुर से बेस आउट करके कर रहे थे, दे वर सेंटर्ड अराउंड म्यांमार, बिकॉज म्यांमार इज एन एरिया जहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो लिमिट करना था। और चाइनीज इन्फ्लुएंस लिमिट करने का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि म्यांमार हैज़ अ वेरी क्लोज geographical proximity to a country called Laos. Right. तो Golden Laos Triangle. is basically not only the Golden Triangle, but Laos is a place where जहाँ पर अमेरिका की CIA ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेसिकली नारकोटिक फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं। अब अगर चाइनीज का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ता है तो चाइनीज का इन्फ्लुएंस कंबोडिया और लाओस में भी बढ़ेगा, तो दैट इज वेयर द इशू लाइड। तो यहाँ पर सारी लड़ाई इस बात की हो रही थी कि हु विल control the narcotic trade at the global level, Right. because Chinese are basically stepping into that area and Americans have already created that space there. तो ये नारकोटिक्स का सारा इशू था जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, और इसके रेपरकेशन हमने मणिपुर में भी देखे कि मणिपुर में भी जब आप कुकीज़ को हटाते हो तो कुकीज़ जो है उनका सिर्फ एक ही ग्रीवेंस ये रहता है कि भाई आप हमें एविक्ट कर रहे हो, और जब उनको एविक्ट किया जा रहा है तो रीज़न ये दिया जा रहा है कि भाई यू आर इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टिवेशन। पॉपी कल्टिवेशन की बात करो तो फिर हम वो शुरू कर देते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस। भाई इफ यू आर क्रिश्चियन, वेयर इज पॉपी कल्टिवेशन रिलेटेड टू दैट? सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू शील्ड योरसेल्फ। तो ये प्रॉब्लम पूरी एक रूट कॉज है जिसको बेसिकली अब ग्रेजुअल लेवल पर किस तरीके से अमेरिका आगे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करेगा। बट जहाँ तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का देखने में अभी तक दिख रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन म्यांमार एंड अदर प्लेसेस विच आर देयर। बट द क्वेश्चन इज कि इफ दे अलाउ द चाइनीज टू टेक दैट स्पेस, then how will Indian government react is what we need to wait and watch. But let's say कि मतलब ट्रम्प को और अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, देन डू यू थिंक कि जो मणिपुर में सिचुएशन एक बना था एंड फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट कि वहाँ पे आग ही आग लगी हुई थी, सो मेनी लाइव्स एकदम से डिस्टर्ब हो गई वहाँ पे, डू यू थिंक ये सब सेटल डाउन हो जाएगा? सेटल डाउन होना ही चाहिए, बिकॉज देखिए अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है वहाँ पर, तो प्रेसिडेंट रूल के बाद अब जितना सेंटर का डायरेक्ट एक एक्शनल लेवल पर प्रेजेंस ग्राउंड पे होगा, उस प्रेजेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई चैलेंज आएगा वहाँ पर सेंटर को एटलीस्ट और आर्मी को एटलीस्ट इस चीज़ को मिटिगेट करने में। तो आने वाले टाइम में ये जरूर है कि वी मे एक्सपेक्ट सम स्टेबिलिटी, बट येस इट विल टेक सम टाइम, मतलब 4 से 6 महीने मे बी, और मे बी अ लिटिल मोर देन दैट। एंड जो आपने म्यांमार वाली चीज़ कही, अब ये ना इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी कोई म्यांमार के ऊपर डिस्कशन होता है एंड यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लाइव जाते हैं, तो अब वो तो इंटरनेट है तो पूरी दुनिया को दिखता है, तो द जनरल पीपल ऑफ म्यांमार, उनका ना एक इंडियन गवर्नमेंट से हमेशा से ये कंप्लेंट रही है कि आप वहाँ पे जो मिलिट्री जुनता है उसे क्यों सपोर्ट करते हो? नहीं, वहाँ पर इंडिया की पॉलिसी इनफैक्ट हमेशा से ये रही है कि जो रेजीम है हम रेजीम से एंगेज करेंगे। यूएसए ने वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश करी, और डेमोक्रेसी एज एन एक्सपेरिमेंट वहाँ पर नहीं चला। मतलब वो वहाँ पर इसलिए भी नहीं चला बिकॉज म्यांमार फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन कंफर्टेबल विद द मिलिट्री रूल। तो वहाँ पर लोगों ने भी डेमोक्रेसी को उस लेवल पर सपोर्ट नहीं किया। तो जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था कि हम कोई कलर रेवोल्यूशन लाकर कलर रेवोल्यूशन के तहत एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्रिएट कर देंगे, इट हैज नॉट गेन ट्रैक्शन देयर। ओके, तो अगर वो ट्रैक्शन गेन करे और वहाँ पर अगर क्लैश हो रहा है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप ऑफ मिलिट्री, तब समझ आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है अगर वहाँ पे मान लीजिए कि कोई मिलिट्री का रूल है। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई जस्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया में या यूएई में मान लीजिए मोनार्की है तो हम एंगेज नहीं करेंगे, इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि इसी विच एवर इज द रेजिम वी आर एंगेजिंग विद दैट टिल द टाइम दे हेल्प अस टू अचीव आवर नेशनल इंटरेस्ट, हमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एंड जो बांग्लादेश में अब इश्यूज है, डू यू थिंक वो भी सेटल डाउन होंगे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस का तो आपने एक आपके वीडियो में बताया भी था सब कुछ। देखो मोहम्मद यूनुस एनीवे दिस ईयर के बियॉन्ड वो रहेगा नहीं, तो यूनुस को लेके हमें इतना वरी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टाइम वैसे भी खुद भी लिमिटेड है। और जिस तरीके की वो पॉलिसीज अपना रहा है, ये बांग्लादेश में एक रेकरेंट पैटर्न रहा है कि जब भी इस प्रकार की कोई इंटरिम गवर्नमेंट्स आई हैं, तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं रह पाए, बिकॉज वो आते हैं, उनको कोई दूसरी पावर इंस्टॉल करती है, फिर उनके खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस हो जाते हैं, वो कभी मटीरियलाइज नहीं कर पाए। तो बांग्लादेश हैज ऑलवेज रिमेन्ड एज अ बाइपोलर कंट्री, जहाँ पर बाइपोलर पॉलिटिक्स ऑफ अवामी लीग और बीएनपी चलती है, राइट? तो आइदर ऑफ द टू विल ओनली गेन पावर। तो वहां पर थर्ड फोर्स का क्रिएशन का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। और मोहम्मद यूनुस अगर ये सोच रहा है कि दे कैन इमर्ज एज एन आम आदमी पार्टी फैक्टर इन पंजाब, then they will also witness the same thing that happened to the party in the Lok Sabha election with just winning 3 seats with having an incumbent government in power in the state. तो वो चीज़ नहीं होने वाली है वहाँ पे। And do you think शेख हसीना वापस जा सकती है वहाँ पे? That is very dicey as a situation right now because शेख हसीना को एक ही पॉइंट पे वापस बुलाया जा सकता है, वो तभी है जब बेसिकली जो बीएनपी है उसका अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल मान लीजिए कि यूनुस से बढ़ जाता है
और एक पॉइंट तक इतना बढ़ जाता है कि बीएनपी रियलाइजेस कि हम अकेले दम पर यूनुस को नहीं हटा पाएंगे, इन दैट केस यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन। ओके, एंड डू यू थिंक उसमें मतलब इंडिया कोई रोल प्ले कर सकता है? इट अगेन डिपेंड्स कि किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। वी नीड टू एक्चुअली बी वेरी पेशेंट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months इन बांग्लादेश। Okay, so it's just wait and watch It's वाला just a game है। wait and watch because we have to just see how things unfold with respect to Yunus because Yunus का रवैया वैसा लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। Okay. He is being run by too many players, so he won't be able to sustain for long. राइट, बट कमिंग बैक टू जो यूएस वाली चीज़ पे हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और चीज़ कही कि इंडिया के साथ में जो एक वेपन्स का ट्रेड है उसे बढ़ाना है ना। यहाँ पे बात आ जाती है फिर घूम फिर के F-35 पे। ऑफ कोर्स F-35 किसे नहीं चाहिए, बट देन उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी है कि अगर आपने यूएस से F-35 ले लिया तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे कि आप इसे कब यूज़ कर सकते हो कब नहीं यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर वो सब प्रेशर बनाएंगे। डू यू थिंक इंडिया विल गो फॉर दैट? क्योंकि अभी तक तो हमने उसे टाल दिया था। देखो, अगर लेने की भी आवश्यकता है तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई इशू होना भी चाहिए लेने में, बट मेरा क्वेश्चन हमेशा से एक ये रहता है कि जब तक आप इस प्रकार की डिफेंस टेक्नोलॉजीज दूसरों से खरीदते रहोगे, आपका आत्मनिर्भर अभियान जो है वो हमेशा डाउन ही जाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी वेरी फर्म टू टेक अ स्टैंड कि सी वी आर नॉट डिस्करेजिंग यू कि हम नहीं लेना चाहेंगे, बट हम इस कंडीशन पे लेना चाहेंगे कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयरिंग आप हमारे साथ करो। राइट। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर बार्गेन कर लेते हैं कि ठीक है F-35 दो बट टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ दो, तो आई थिंक देन इट्स अ विन विन डील फॉर अस। बट जो आपने आत्मनिर्भर वाली बात कही, अभी कुछ दिन पहले एक वो वीडियो आया था वेर इन द इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो HAL के चीफ को चिल्ला रहे थे, लिटरली चिल्ला रही थी वो, शाउटिंग एट हिम। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो है, तो उसे हम कैसे फिर केटर करेंगे? नहीं, देखो, आप चाहे HAL ले लो या DRDO ले लो, द प्रॉब्लम हियर इज कि फॉर द लास्ट 50-60 years इन आवर कंट्री दीज एजेंसीज हैव बीन गिवन अ वेरी स्टूपिड मैंडेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सुन के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि आज से 15 से 20 साल पहले अगर आप DRDO की एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देखते हो, जो अभी भी नेट पे मिलती हैं, आप देखो कभी उनको, DRDO एज अ प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, कैन यू इमेजिन इट इज मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट? Toothpaste? It is manufacturing toothpaste. It is making dental implants for the army officers. It is making boots for the army officers. आप ये अगर मैंडेट दोगे एट द पॉलिटिकल लेवल और ये कहोगे DRDO को करने के लिए, तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर हम कर पाएंगे अपने आप को कभी? नेवर। तो ये जो चीज़ों को डीक्लटर करके एक उसको राइट डायरेक्शन में देना, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक DRDO जैसी संगठन जो है, अगर मान लीजिए आज से 10 साल 15 साल पहले बैठ के टूथपेस्ट बना रही थी बिकॉज सम ऑफ द स्टूपिड पॉलिटिकल लीडर्स हैड टू गिव दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन टू DRDO कि आप टूथपेस्ट बना लो बिकॉज वी डोंट वांट टू बाय इट फ्रॉम समबडी, तो यू कैन वेन इमेजिन कि डिफेंस का क्या बट्टा बैठा होगा देश में। करेक्ट। तो ये चीज़ों को रेक्टिफाई करना ओवरनाइट नहीं होगा। तो IAF के जो चीफ थे उनकी फ्रस्ट्रेशन बड़ी जायज़ है, उनकी फ्रस्ट्रेशन गलत नहीं है, बट द थिंग इज कि दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी वर्कड अपॉन। अगर ये चीज़ें वर्क अपॉन नहीं होंगी तो फिर कभी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती हैं। करेक्ट, बट DRDO को जरूरत क्या है टूथपेस्ट बनाने की? जरूरत यही है क्योंकि देखो, आपको सिंपल चीज समझनी है कि इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जितना भी डिफेंस ट्रेड होता था, उस डिफेंस ट्रेड में एक बहुत बड़ी लॉबी है और वो लॉबी को बहुत सारे किकबैक्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी खुद की एजेंसीज हैं DRDO HAL टाइप की, इनको ये फालतू चीजें बनाने के लिए बोलो। HAL को बोलो कि भाई एयरक्राफ्ट का जो टायर है उसके जो स्पेयर पार्ट है वो बना लो, पंचर लगाने वाली ये चीजें बना लो, ताकि आपको ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते रहना पड़े। और जितना आप इन सब चीजों को इंपोर्ट करोगे उतना आपको किकबैक्स मिलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर जब तक वो पूरी की पूरी जो एक करप्शन बेस्ड इंडस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठी हुई थी, उसको जब तक रूट आउट नहीं करोगे आप, तब तक आप DRDO जैसे या HAL को कैसे आप डायरेक्शन दोगे उस केस में? और मुझे एक और चीज़ समझाना बिफोर हम मूव ऑन करें। जो लेयर 2 है इस पूरे इसका, लेयर 1 में हमने अमेरिका के साथ में बातें की है अबाउट चाइना एंड किस तरह से चाइना के साथ में हमें डील करना है ना। यहाँ पे आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बांग्लादेश में किया, म्यांमार में किया, मणिपुर में वो करवा रहे थे, उन्हें पता है कि चाइना को काउंटर करना है तो उन्हें इंडिया की हेल्प लगेगी। स्टिल ये सब क्यों करवाया गया? हमें एक लेसन सिखाने के लिए कि आप मत बनना। नहीं, देखिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी। इट्स नॉट जस्ट दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स दी अमेरिका में डेमोक्रेट्स का थॉट प्रोसेस पर से। डेमोक्रेट्स का थॉट प्रोसेस हमेशा से ये रहा है कि हम बेसिकली क्या हैं कि हम सबसे सुपीरियर रेस के हैं और बाकी जितने लोग हैं ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे नौकर हैं। तो डेमोक्रेट्स का रवैया, वो डेमोक्रेट्स का अगर डिक्लाइन भी अमेरिका में हुआ है तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंस ऑफ देयर ओन
क्योंकि उनको हमेशा से सिर्फ ये लगता था कि दूसरों के कल्चर को असॉल्ट करो, दूसरों को असॉल्ट करो और उसके बेसिस पे आप अपनी पावर को सस्टेन करो। दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेट्स के मन में हमेशा ये रहता था कि भाई इंडिया है फॉर एग्जांपल, ये आज की डेट में खड़े होकर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे रख रहा है। अगर हमने इंडिया जैसी कंट्री को बोल दिया कि भाई यूक्रेन में आके तुम जो है हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो हाउ डेयर दे से कि नहीं, वी आर नॉट स्टैंडिंग विद यूक्रेन और रशिया, वी स्टैंड फॉर पीस। तो इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नौकर मेंटालिटी वाले लोग हैं। ये आपको कभी ग्रो करते हुए एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हुए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जितनी जगहों पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा था, इनको उसी चीज से इरिटेशन हो रही थी। नॉट दैट कि दे डिडंट नो कि हमें इंडिया के बिना चाइना को आज की डेट में चेक करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। ये अपने इनकी जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है यही इनको लेके डूबी है। तो ये चीज की वजह से आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, पन्नू का इशू क्रिएट कर देना, कभी मणिपुर में कुछ कर देना, इनको सिर्फ यही लग रहा था कि भाई वी विल ट्राई टू ब्लीड इंडिया देन, आपको हम ट्रबल करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसी चीज से समझ आता है कि ठीक है आप हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेके नहीं आ सकते, करेक्ट, आप हमारे नौकर बन के रहो बस, इनका ये लॉजिक था। एंड जो अमेरिका का एक रिलेशन रहा है हमेशा से पाकिस्तान के साथ में, अब ये तो हर जगह पे ही सेम चीज़ करते हैं कि एक कंट्री के साथ एंगेज करते हैं तो दूसरे वाले के साथ में भी करेंगे और दोनों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक कि जब तक ट्रम्प है अभी ये डीहाइफेनेट हो सकता है? नहीं, एज फार एज इंडिया पाकिस्तान इज कंसर्न्ड आई बिलीव वो तो डीहाइफेनेटेड बहुत लंबे समय से है। बट ये जरूर है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हेडेक ये है कि किस तरीके से वो प्रिवेंट करे कि पाकिस्तान शुड नॉट गो इनटू द लैप ऑफ चाइना। एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तान इज फुल्ली इनटू द लैप ऑफ द चाइनीज। राइट। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर इस मोमेंट पे यही है। तो यहाँ पर अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को लेके उतना सोचा नहीं है, बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट अ प्रायोरिटी स्टेट, राइट। और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आने वाले समय में देखोगे कि इंडिया की जितनी भी नेबरहुड पॉलिसी जो है और जो नेबरहुड रिलेशन है वो ग्रेजुअली हमें ही उसको मैनेज करने का एक मौका मिल जाएगा। सो दैट विल अगेन बी अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अस इन द लॉन्ग रन। राइट, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो ऑलरेडी चाइनीज़ लैप में है, श्रीलंका में हम देखें तो अगेन चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, नेपाल में देखें तो वो हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। तो टेक्निकली हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है बांग्लादेश, हमें पता ही है, तो इससे हम डील कैसे करेंगे फिर? नहीं, आपको डील करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब तक आपके नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आंच नहीं आ रही है, और जब तक आप अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आंच आ रही है, आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक फेवरेबल रेजीम ही वहां पर हो तभी आपके लिए फायदेमंद है। अब अगर आज की डेट में पाकिस्तान में चाहे वो चाइना के लैप में बैठा हो, चाहे जो मर्जी करे, अगर वो कश्मीर में टेररिज्म करता है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को ग्रेजुअली ये चीज समझ आ गई है कि वी कैन नॉट इंस्टिगेट वायलेंस इन कश्मीर। राइट। तो वो अब क्या करेगा, वो नए नए एरियाज को खोजेगा। कभी वो संभल में वायलेंस कराएगा, तो कभी महाराष्ट्र में वायलेंस कराएगा, कभी तमिलनाडु में वायलेंस कराएगा, केरला में वायलेंस कराएगा। सो दे विल कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। राइट। बट द थिंग इज कि यू कीप डिनाइंग देम दैट अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो आप जितना उनको डिनायल अपॉर्चुनिटी करोगे उतना उसको कंट्रोल में रखोगे आप। करेक्ट। तो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि एक फेवरेबल रेजिम होना ही जरूरी है। दैट इज अ सेकंड पॉजिटिव पॉइंट दैट मे हैपन, बट द प्राइमरी इंटरेस्ट रिमेन्स योर नेशनल इंटरेस्ट। राइट। आपने जो संभल वाली बात कही, मुझे उसके बारे में भी बात करनी थी, बट उस पर थोड़ा हम लेटर ऑन आएंगे करेंटली, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वो न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में देयर वाज दिस वो कश्मीर सॉलिडारिटी के लिए उन्होंने इवेंट कराया था, उसमें हमास भी था। इसके रेपरकशंस क्या होंगे फॉर इंडिया? नहीं, देखो, हमास का इस मोमेंट पर कश्मीर से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमास जब से वो ट्रूस डील साइन हुई है, जो कि ट्रंप ने फोर्सेबली करवाई है, उसके बाद हमास के अंदर एक रैंक एंड फाइल लेवल पर एक बहुत बड़ा मतलब डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया है। क्योंकि एक ग्रुप था हमास के अंदर जिसने ये डील को साइन करके कहा कि ठीक है, लेट्स स्टॉप दी वायलेंस, इनफ इज इनफ, और ऊपर से हमारे को जो पहले सीरिया से, लेबनान से, हिजबुल्लाह से सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म होता जा रहा है। दूसरा जो था, उन्होंने अब ये सोचने लगे कि भाई अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। सो इट इज दिस सेकंड ग्रुप विच इज बेसिकली ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट वायलेंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पाकिस्तान का भी सहयोग लिया, उन्होंने एक लंबी आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को खोलने की कोशिश करी। बट सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट रिगार्ड, बिकॉज जो चीज़ इस मोमेंट पे पाकिस्तान की लड़ाई है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर कह लो या कहीं और कह लो, वो चीज़ हमास के लिए कोई फेवरेबल पॉइंट ही नहीं है। तो इस केस में हमें उतना वरी करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेके, बट हमें सिर्फ ये वरी करना है कि अगर हमास कल को मान लीजिए किसी पाकिस्तानी तंजीम को वो सपोर्ट करती है, विच इज़ वेरी अनलाइकली,
क्योंकि हमास के अपने चैलेंजेस बहुत हैं और अभी हमास के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है जो हॉस्टेजेस हैं उसको वो रिलीज करने, वो नहीं होंगे तो वापस से दे आर गोइंग टू बी इन अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स बोथ. तो दीज वर काइंड ऑफ डाइवर्जनरी पॉलिसीज बट वी डोंट नीड टू रियली वरी अबाउट इट. क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर तो अब फिर भी बहुत बेटर है पहले से, बट इस इशू को ऐसे तो हमेशा चाहेगा इंटरनेशनलाइज कराने के लिए, एंड शायद इसीलिए हमास को वहाँ पे बुलाया गया. या ठीक है, हमास को बुलाओ, आप इंटरनेशनलाइज कराओ. पाकिस्तान तो इंटरनेशनलाइज कश्मीर को 2019 से ही कर रहा है. अगर रिसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व करें, वैसे तो हिस्टोरिकली वो पहले दिन से ही कर रहा है उसको 47 से, बट जितना भी वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा उसको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि इट विल ओनली बैकफायर ऑन देम. राइट. Because today the things have come to that stage कि nobody in the world is interested about Kashmir because they all know it's an integral part of India and there is an illegal occupation by Pakistan rather than anybody else. Right. तो इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली इस चीज को पूरे वर्ल्ड को कम्युनिकेट किया हुआ है कि प्रॉब्लम इन कश्मीर इज कि पाकिस्तान इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट, सो टेल देम दैट यू हैव टू लिबरेट द कश्मीर फर्स्ट. तो उनको कोई सिंपैथी नहीं मिलनी है. आप ये चीज देखो कि अगर कश्मीर के बारे में पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज कर भी रहा है तो किसके सामने, हमास के सामने जाके कर रहा है. मतलब आप उसी से अंदाजा लगा लो कि क्या हैसियत रह गई है पाकिस्तान की और क्या उसकी इमेज रह गई है. करेक्ट. बट बहुत सारे जो लोग हैं नाउ, मतलब इंडिया में तो सबको ही मतलब कश्मीर को लेके इतना ज़्यादा हमारे एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उससे, तो पीपल थिंक कि जो POJ के है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसे हमें ले लेना चाहिए. हर साल इसके बारे में बात होती है, ऑलमोस्ट एक इलेक्शन का मुद्दा भी बन जाता है. डू यू थिंक कि जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इन पावर, इट इज़ वो एक विंडो है हमारे लिए इसे लेने का, उसके बाद में शायद वो विंडो फिर से ना मिले हमें? नहीं, ऐसा कहना तो गलत होगा कि देखो विंडो है, क्योंकि एक चीज़ तय है कि जहाँ तक ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने रखा हुआ है अपने पास, जब तक वो इसको लौटाएगा नहीं, उसको ये पॉइंट समझ आ चुका है कि लॉन्ग रन में इंडिया के साथ और किसी मुद्दे पे अब बातचीत नहीं हो सकती. बिकॉज इंडिया ने इस पॉइंट को बिल्कुल अपना कंडीशनल बना दिया है कि आप पहली बात तो टेररिज्म रोको, और टेररिज्म रोकने के बाद जो है आप दूसरी चीज़ पे अगर बात करनी है तो ये बताओ कि इलीगल कश्मीर आप हमारे को वापस हमारा कब दोगे जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है. तो जब आपने इस प्रकार की पॉलिसी बना ली है पाकिस्तान के साथ लेके, तो उसको अब ये चीज़ पता है कि देयर इज नो थर्ड पॉइंट ऑफ डायलॉग. राइट. और ये दोनों पॉइंट्स पे वो कभी काम कर ही नहीं सकता. तो इस केस में ये जरूर है कि भाई पाकिस्तान के साथ डायलॉग की कोई प्रोसेस कभी इनिशिएट ही नहीं होनी है, और डायलॉग अगर इनिशिएट ही नहीं होगा तो जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, फिर उसको वो स्पेस इंडिया से एंगेज करने का कभी नहीं मिलेगा. और इसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसने बना के रखी थी यहाँ पर, वो धीरे धीरे नर्चर जो करी थी वो खत्म होती जा रही है. कश्मीर वाली खत्म हो गई है, बाकी जो पैन इंडिया छोटी मोटी हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है. राइट. एंड व्हाट डू यू थिंक, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? बिकॉज जो TTP ने उनका हाल बेहाल कर रखा है और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, डू यू थिंक इनके पास में कोई ऑप्शन सब बच रहे हैं? देखो, पाकिस्तान वन डे विल एनीवे कोलैप्स ऑन इट्स ओन वेट, दैट इज द थिंग. बट द इशू विद पाकिस्तान इज कि विल दैट कोलैप्स हैपन? बिकॉज हमेशा से एक हिस्टोरिकली रवैया ये रहा है कि जब भी पाकिस्तान कोलैप्स के वर्ज पे गया, कोई ना कोई पावर ने आके उसको रेस्क्यू बचा लिया. राइट. और पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली जो न्यूक्लियर वेपन भी अपने बना के रखे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन बनाए इसी रीजन से हैं कि भाई कल को अगर मान लीजिए हम कोलैप्स की परिस्थिति में भी आते हैं तो हम खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखो हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन अगर मान लो आप लोगों ने नहीं बचाया हमें, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में लग जाएगा. करेक्ट. तो वहाँ पर चाहे अब वो अमेरिका हो या चाहे वो फॉर दैट मैटर चाइना हो, कोई ना कोई इसको आके, या यूरोपियन यूनियन में से कोई ना कोई आके उसको बचा लेगा. बट दी लार्जर क्वेश्चन हियर इज कि इस जंक्चर पे वर्ल्ड में अब सबको ये समझ आ चुका है कि न्यूक्लियर वेपन वाला जो इशू है पाकिस्तान का, दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. बिकॉज पाकिस्तान को इस मोमेंट पे अगर अमेरिका की तरफ से देखना है तो वो यही देखेगा कि मुझे एक फेवरेबल रिजीम चाहिए इस्लामाबाद में जो मेरा काम करे, एंड दैट इज टू बेसिकली कीप पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना. राइट. एंड मेक श्योर दैट आई गेट अ स्पेस टू काउंटर चाइना फ्रॉम देयर. अभी इस मोमेंट पे पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अमेरिका के सामने अपने आप को कैसे पेश करता है. बट वहाँ पे जो ISI का कंट्रोल है, डू यू थिंक कि वो फेवरेबल एक वहाँ पे कभी गवर्नमेंट आने देगी उस तरह से? नहीं, बिकॉज ISI तो इज कम्प्लीटली चाइनीज वो इन्फ्लुएंस. ISI अभी चाइनीज है, बट हमें जो बाहर से लगता है कि ISI के साथ चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो उतने अच्छे भी नहीं है. ऑफ कोर्स. हाँ. बिकॉज इस समय जो TTP या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान को नहीं हार्म कर रहे हैं, बल्कि वो चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में हार्म कर रहे हैं. करेक्ट. तो कल को ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लॉन्ग रन में मान लीजिए कि अमेरिका भी अगर चाहता है तो दे कैन ऑल्सो यूज अ ग्रुप लाइक TTP फॉर दैट मैटर टू फर्दर डिस्टेबलाइज द ISI.
बिकॉज सी द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट हेट्रेड इन द पाकिस्तानी माइंड अगेंस्ट चाइना, राइट। और एक बार लोगों के मन में वो हेट्रेड पैदा हो गया तो फिर आईएसआई कुछ नहीं कर पाएगी।